हाय फ्रेंड्स, हमने इससे पहले यूपीएससी के सिलेबस को समझा था, मेंस सिलेबस, और किस तरह से कनेक्ट है यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा एक दूसरे से, हमने इसको समझा था। लेकिन आज हम जो क्लास लेने जा रहे हैं वो है GS1 में हम लोग आज हम पढ़ेंगे इंडियन सोसाइटी, जिसमें हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे और उसमें जितना सिलेबस है उसके 10 चैप्टर है इंडियन सोसाइटी के, तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। जिसमें से आज हम एक टॉपिक लेंगे, वो है कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा के बारे में हम पढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन, एक छोटी सा यहाँ पे एक थॉट लिखा हुआ है, यू मे हैव टू फाइट बैटल मोर देन वंस टू विन इट। जिस तरह से एक युद्ध होता है और आप लगातार जब प्रयास करते हैं तो उस युद्ध में जीत जाते हैं, इस तरह से यूपीएससी भी एक जर्नी है जहां आपको ना 2020 खेलना है ना वनडे खेलना है, यहाँ टेस्ट मैच है ना। जिस तरह से 5 डेज का टेस्ट मैच होता है, ठीक उस तरह से यूपीएससी भी है, यहाँ डटे रहना है और लगातार बने रहना है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले कुछ बातें इंडियन सोसाइटी को लेकर के, जैसे कि आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो आज जान जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, जहाँ लैंग्विस्टिक मतलब कि जो भाषा की विविधता दिखेगी, अलग अलग धर्म दिखेंगे, अलग अलग कास्ट दिखेगी, अलग अलग फेस्टिवल्स त्यौहार दिखेंगे, अलग अलग पहनावा दिखेगा, है ना। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो चीज़ें हैं वो भारतीय समाज में आपको देखने मिलेगी, और यही इसके क्या है, फीचर्स है, ये इसकी विशेषता है। और हमारा देश दुनिया में क्यों जाना जाता है, अनेकता में एकता, सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम, इसके कारण हमारा देश दुनिया में जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि G20 जो सबमिट भारत में हो रही है इस बार, तो उसका जो मेन हमने एक सिंबल रखा है वह वसुधैव कुटुंबकम, है ना, कि जो विश्व है वो क्या है, एक कुटुंब है, एक परिवार है, एक दुनिया से अलग नहीं है, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है, सब एक ही है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी ना केवल आपके लिए जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि हर वो व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट रखता है कि इंडियन सोसाइटी को समझना। कि मैंने इस सब्जेक्ट को क्यों लिया, पहले इससे पहले हम इस पे भी बात करते हैं। हमारे पास में क्या क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, एनिशिएंट हिस्ट्री, मिडियल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, उसके बाद में हमारे पास में आर्ट एंड कल्चर है ना। तो मैंने इंडियन सोसाइटी को क्यों लिया GS1 में, पहले इसको समझ लेते हैं। तो मैंने इसलिए लिया कि हम पहले इंडिया को समझे कि इंडिया की क्या प्रॉब्लम्स है, बेसिक प्रॉब्लम्स क्या क्या है ना। तो अगर हम इंडियन सोसाइटी को समझेंगे तो अगर बाद में अगर मॉडर्न हिस्ट्री, एनिशिएंट हिस्ट्री या मिडियल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने कहीं ना कहीं यूपीएससी में इंडियन सोसाइटी का लेक्चर बन रखा और यहीं से हमने जर्नी स्टार्ट की है। और इसके बारे में बता दूं कि सब्जेक्ट का जो अगर हम लोग देखें कितने क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो हम इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं जो यूपीएससी का GS1 पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है, 250 नंबर का होता है ना। कितने नंबर का होता है, 250 नंबर का होता है। तो उसमें से 5 सब्जेक्ट है, वर्ल्ड हिस्ट्री है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री है, उसके बाद में इंडिया की हिस्ट्री है, जिसमें क्या क्या आ जाते हैं, एनिशिएंट हिस्ट्री आ जाती है ना, मेडिवल हिस्ट्री आ जाती है, मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री आ जाती है, ठीक। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इसके बाद में जियोग्राफी आ जाती है। जियोग्राफी में कौन कौन सी आ जाती है, ह्यूमन जियोग्राफी और फिजिकल जियोग्राफी, ठीक है जी। उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर आ जाता है, और उसके बाद में इंडियन सोसाइटी, ठीक है। और टोटल मिलाकर के ये जो पूरे सब्जेक्ट है मोटल मिलाकर के 250 नंबर के बनते हैं, जिसमें से जो इंडियन सोसाइटी है हम इसका पहले देख लेते हैं कि इसका कितना है वहाँ पे योगदान आपके नंबर लाने में इंडियन सोसाइटी का। तो इंडियन सोसाइटी का जो है, तो देखो 2022 में यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा था, 2021 में
सिर्फ 2 क्वेश्चन थे। वहीं 2020 में इसके 7 क्वेश्चंस थे और वहीं 2019 में इसके 6 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है इसको समझते हैं। ठीक है, ये हमको क्या कराता है, कम से कम 60, कभी 90 और कभी 110 तक के नंबर चले जाते हैं इस सब्जेक्ट के। ठीक है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, मेंस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सब्जेक्ट है। और इसका महत्वपूर्ण सबसे चीज़ ये है कि ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर हमने अच्छे से चीज़ों को समझा है तो यूपीएससी का जो पेपर होता है उसको हम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद में जब हमारा एक चैप्टर होता है, जैसे हम लोग कास्ट सिस्टम को पढ़े हैं, और कास्ट सिस्टम जैसे ही खत्म होता है तो यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं मेंस में कम से कम 10 साल के, और उस टॉपिक के ऊपर किस टाइप से उसने क्वेश्चन पूछा है हम उसको देखेंगे, प्लस उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक हमने ये समझा GS1 में हमने क्या समझा, इंडियन सोसाइटी को समझा। अब हम समझते हैं काय को, समझते हैं कि इंडियन सोसाइटी किस तरह से कनेक्टेड है दूसरे सिलेबस के साथ। दूसरे सिलेबस का मतलब जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है ना जी, यहीं से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उठ करके आती है, जैसे क्षेत्रवाद है ना। क्षेत्रवाद जैसे कि अलग अलग जो क्षेत्रवाद से रिलेटेड कई दंगे हो जाते हैं, कई बहुत सारी घटनाएं होती है, आगजनी हो जाती है, जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ये किस तरह से कनेक्टेड है, तो क्षेत्रवाद ना केवल हमारी इंडियन सोसाइटी का चैप्टर है बल्कि इंटरनल सिक्योरिटी का भी एक चैप्टर है। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको सिलेबस के साथ ही दिखाता हूँ, है ना। ये हो गया हमारा सिलेबस। सिलेबस में क्या क्या, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसमें क्या क्या आ जाएंगे अभी मैं आपको मैप के साथ में दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में जेंडर इन इंडियन सोसाइटी, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज। देखो यहाँ पे एक हम ले लेते हैं क्या, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू, ये इकोनॉमी में भी है। ठीक है ना, ये आपको इन्वायरमेंट एंड साइंस में मिल जाएगा, ये आपको क्या मिल जाएगा, जियोग्राफी में भी मिल जाएगा। ये जो चैप्टर है आपका कितने सब्जेक्ट के साथ में मतलब GS3 GS2 इसके साथ में कनेक्टेड है। ठीक है ना, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशूज, अर्बनाइजेशन। ठीक है ना, जो हमारा सोशल जस्टिस है इसके साथ में ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट कनेक्टेड है। गरीबी है, जो विकास को लेकर के जो परेशानियां हैं, जो शहरीकरण हो रहा है उसको लेकर के जो परेशानियां हैं, इसको लेकर के ये कनेक्टेड है कहाँ, सोशल जस्टिस में। ठीक है, उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन सोसाइटी, मतलब वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है ये हम लोग देखेंगे। इसके बाद में रीजनलिज्म, मतलब वही मैंने बताया था आपको, क्षेत्रवाद। ठीक है ना, उसके बाद में सेकुलरिज्म, मतलब कि हम क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। उसके बाद में आते हैं कम्युनलिज्म, कि हम एक कम्युनिटी को बना के रखते हैं, कहीं ना कहीं इसकी भी हम अगर मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे तो हमको इससे भी रिलेटेड क्या मिलेगी, चीज़ें मिलेगी। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री से ये दोनों चीज़ें क्या होती, कनेक्ट होती है। सोशल एम्पावरमेंट, वही मतलब सोशल जस्टिस, उसके बाद में सोशल मूवमेंट इन इंडिया। देखो अब ये जो मैंने समझाया इसके पीछे क्या रास्ता, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो इंडियन सोसाइटी अगर हम पढ़ रहे हैं तो भाई कहीं ना कहीं डायरेक्ट कनेक्टेड है ये हमारे GS1 GS2 GS3 पेपर के साथ में, और सीधा GS4 एथिक्स में भी हम लोग चले जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें, ये जो चैप्टर अगर हम यहाँ कंप्लीट करते हैं तो हमको वहाँ जाकर के एक्स्ट्रा मैथ करने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। और हमने यहाँ पे अच्छे से पढ़ा है तो वहाँ पे जाकर के हम चीज़ों को बना भी सकते हैं और अच्छे से बता भी सकते हैं। तो आगे बढ़े, मैंने बताया था क्या बताया था, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो ये साइलेंट फीचर है इंडियन सोसाइटी के। ठीक है ना, साइलेंट फीचर है, क्या क्या है भैया, पैट्रियाटिक का मतलब पितृसत्तात्मक है हमारा समाज। ठीक है ना, उसके बारे में ये रूरल एंड एग्रेरियन। ठीक है ना, रूरल मतलब ग्रामीण, हमारे यहाँ जो लोग हैं ज़्यादा जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र की, मतलब 63% लगभग। उसके बाद में और क्या है, कृषि पर आत्मनिर्भर है, कहीं ना कहीं हम लोग क्या है, डिपेंड है कृषि पर, फार्मर्स के यहाँ पे। म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस, हम क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट्स करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में स्पिरिचुअल एंड मैटेरियलिज्म, मतलब जहाँ आध्यात्मिकतावाद और स्पिरिचुअलिटी है हमारे यहाँ पे, है ना।
उसके बाद में एक है इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म, ये हमारे क्या है फीचर्स हैं इंडियन सोसाइटी के। उसके बाद में कास्ट एंड क्लासेस है हमारे यहाँ पे, ये एक यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, ट्रेडिशनल विथ मॉडर्निटी, ठीक है ना। जहाँ हमारे यहाँ पे एक पारंपरिक परंपराएं दिखती है, वहीं हमारे यहाँ पे एक मॉडर्निटी भी दिखाई देती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने धोती कुर्ता पहना होता तो ये हमारा क्या हुआ ट्रेडिशनल, और मैंने अगर फुल पैंट और टी शर्ट पहना हो तो ये कहीं ना कहीं क्या दिखाई दे रही है हमारी मॉडर्निटी, ठीक है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी दिखती है, मतलब कि बहुत सारी डाइवर्सिटी के बाद भी हम लोग क्या बने हुए एक है, ठीक है ना। कास्ट एंड क्लासेस दिखती है, ठीक। तो ये हमारे क्या है फीचर्स है इंडियन सोसाइटी के। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है भी कि भारतीय समाज की विशेषता क्या है, तो आप ये बता सकते हैं। जो पीसीएस एग्जाम्स हैं जैसे एमपीपीएससी है, यूपीपीएससी है, राजस्थान पीएससी है, जैसे एग्जाम्स होती है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय समाज की विशेषताएं बताइए, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा, फीचर्स पढ़े इंडियन सोसाइटी के। इंडियन सोसाइटी के फीचर्स तो पढ़े, लेकिन उसमें से एक फीचर है कास्ट एंड क्लास, ठीक है। हम इसको देखते हैं। देखिए कास्ट सिस्टम, कास्ट वाज द प्रोमिनेंट एजेंसी ऑफ सोशल मोबिलिटी। कास्ट क्या है, एक प्रोमिनेंट एजेंसी काय की सोशल मोबिलिटी की। इट डिसाइडेड लार्जली the position that a man occupies is the society. It is a centrist in the Indian physics that is known of the lead determinants of in the sociological and well economic activity, ठीक है ना। Ironically, to term of the caste help not a Indian on coming from the Portuguese casta meaning with the race or pure stock, ठीक। देखो पहली चीज जो आपको इंग्लिश वालों को तो समझ में आ गया, हिंदी वालों को समझाते हैं। जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट वाज द प्रोमिनेंट एजेंसी है सोशल मोबिलिटी की। जाति प्रथा क्या करती है, हमारे समाज जो हमारी इंडियन सोसाइटी हमारा कहीं ना कहीं स्थान मतलब हमारा प्लेस क्या करती है डिसाइड करती है कि आप कहाँ पे रहोगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बता दूँ, ये देखते हैं हम लोग ट्रायंगल के जरिए, ठीक है ना। ये हो गए ब्राह्मण, ये हो गए क्या क्षत्रिय, और ये क्या हो गए वैश्य, और ये क्या हो गए शूद्र, ठीक है जी। ये क्या है डिवाइडेड है चार पार्ट में हमारा समाज, ठीक है ना। ये हो जाते हैं यहाँ पे दलित, यहाँ पे क्या हो जाते हैं दलित हो जाते हैं। तो जो कास्ट सिस्टम है कहीं ना कहीं ये क्या डिसाइड करता है, आपका सोसाइटी में आपका स्थान डिसाइड करता है कि आप सोसाइटी में किस नंबर पे रहने वाले हो। ना केवल स्थान बल्कि आपका इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक, पॉलिटिकली मतलब राजनीतिक, और सामाजिक मतलब सोशली, और कल्चरली मतलब ये डिसाइड करता है कि आप सोसाइटी में मतलब आर्थिक रूप से कहाँ रहने वाले, सामाजिक रूप से कहाँ रहने वाले, और राजनीतिक रूप से करने वाले। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको डिसाइड करती है। अब देखो हम लोग जो थोड़ा सा इस टर्म को समझे कि कास्ट सिस्टम क्या हमारे कहीं वेद पुराण यहाँ पे कहीं दिया हुआ है क्या, जाति प्रथा कहीं दी हुई है क्या? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि ये कहीं दी है, या पंडित जो लोग चिल्लाते रहते हैं कि जाति जाति जाति, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहीं से कहाँ तक हमको ये नहीं मिलता। ये उपज कहाँ की है, ये उपज है पुर्तगाल की। जो पुर्तगाल थे उन्होंने कास्टा वर्ड दिया। क्या? कास्टा एक वर्ड था जहाँ से कास्ट शब्द आया, ठीक है ना। उसका मतलब क्या होता है? प्योर, शुद्ध। कास्ट का मतलब क्या होता है? शुद्ध, बिल्कुल प्योर, ठीक है ना। तो ये जो जाति शब्द है वो कहाँ से मिला हमको? पुर्तगालियों से, ठीक है। तो यहाँ से मान्यता बनी और वो बनती चली गई, और आज इतना भयानक रूप ले लिया कि हमारे समाज को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। किसमें? सीरीज में, अलग अलग, ठीक है। तो एक छोटा सा शब्द, बस क्या, एक शब्द, उसने कहा किसकी और कैसे परिस्थिति को बदला, आप समझ सकते हैं। आप जहाँ भी रहते होंगे आसपास अपने सोसाइटी को देख करके, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वालिटीज काय की, कास्ट सिस्टम की। रिगिडी होती कास्ट सिस्टम में, मतलब जटिलता होती है। सब लोग अपनी जो जाति होती है, कास्ट होती है, उसको क्या बनाना चाहते हैं? बड़ा बनाते हैं, बिग बताते हैं कि बोले मेरी जाति से अच्छा तो कुछ है ही नहीं है ना। अपनी जाति के प्रति वो क्या करते हैं? निष्ठा रखते हैं, है ना।
इमोशनली बहुत ज़्यादा उस पर क्या होते हैं सपोर्ट, मतलब उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं कि हाँ हमारी कास्ट है, हमारे कास्ट के लोग हैं, हमारी समाज है, ठीक है। मतलब क्या दिखाई देती है, जट्टरता दिखाई देती है कास्ट सिस्टम में। उसके बाद में रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द कम्युनिस्टिलिटी, मतलब रिस्ट्रिक्शंस होते हैं बहुत सारी सोसाइटी में कि जैसे भी अगर मैं किसी अदर कास्ट का हूँ तो मुझे दूसरी कास्ट में जाकर के भोजन नहीं करने देंगे, वहाँ भी जो कार्यक्रम है वहाँ पे उपस्थित नहीं होने देंगे। वो बोलेंगे कि भाई हमारी अगर कास्ट का जो भी काम है आप हमारी कास्ट में रह करके कर सकते हैं, दूसरी कास्ट में जा करके नहीं कर सकते। उसके बाद में इंडोगेमी है, मतलब अपनी अंतरजात बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या होता है इसके मीनिंग अंतरजात, कि भाई किसी भी व्यक्ति की जो शादी होगी, ठीक है ना, वो अपनी ही कास्ट में होगी, अदर कास्ट में नहीं कर सकता। तो अगर वो व्यक्ति करता है तो कहीं ना कहीं उसका समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है, या लोग उससे क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और उसको क्या करना पड़ता है फिर पूरी लाइफ कहीं ना कहीं इरिटेट होता है, वो परेशान होता है, और समाज का तंज उसके ऊपर कसा जाता है। तो ये हमको कहीं ना कहीं क्या दिखाई देती है, अंतरजातीयता दिखाई देती है। उसके बाद में हायरार्की है, ठीक है ना। तो ये पूरी चीजें हमने समझी, कास्ट सिस्टम को समझा कि कास्ट सिस्टम की मीनिंग हमको पता होना चाहिए, कास्ट किसको बोलते हैं, ये शब्द कहाँ से आया, किस तरह से कास्ट। उसके बाद हमको क्वालिटीज पता होना चाहिए, रिगिडिटी पता है, अनटचेबिलिटी पता है, हायरार्की पता है, इंडोगामी पता है, रिस्ट्रिक्शन पता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि कास्ट सिस्टम की परिभाषा देखी, कास्ट सिस्टम के 3-4 पॉइंट समझे, 2-3 पॉइंट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे 11th और 12th की तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगी, ठीक है। कोशिश करने की ऐसी समझने की कोशिश करें। उसके बाद में देखते हैं हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरी ऑफ कास्ट, ठीक है ना, एनिशियंट पीरियड, कॉलोनियल पीरियड। अब देखो कहीं ना कहीं जहाँ अगर मानव इस संसार में आया तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक इतिहास है, ठीक है ना। इतिहास का मतलब कि भाई हम एकदम से आए तो बिल्कुल से खाना पीना तो नहीं सीखा, है ना। अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमको एनिशियंट पढ़ना पड़ता है, मिडिवल पढ़ना पड़ता है, उसके बाद में मॉडर्न पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम जाति या कास्ट सिस्टम के बैकग्राउंड को देखें तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले आता है एनिशियंट पीरियड। क्या आता है, एनिशियंट पीरियड आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, द 4 वर्ण क्लासिफिकेशन इज द रेगुलरली 3000 ईयर्स। जो 4 वर्ण जाति थी, है ना, मैंने आपको पहले बताया था कौन कौन सी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो गया था कहाँ, एनिशियंट पीरियड में, ठीक है ना। और ये कब से चला आता आ रहा है, 3000 साल पहले से, ठीक है ना। उसके बाद में इन दिस इंडिस्ट फेज इन द लेट वैदिक पीरियड रेगुलरली बिटवीन द 900 to 500 BC द कास्ट सिस्टम वाज रियली वर्ण सिस्टम, ठीक है ना। तो ये 900 मतलब 900 से लेकर के 500 BC तक के इसका फेज टाइम है, ठीक है। उसके बाद में इट इज ओनली इज द पास्ट वैदिक पीरियड वाज कास्ट बिकेम द रिगिड इंस्टीट्यूशन दैट इज द फेमिलियर फ्रॉम द वेल नाउन डिफिनेशंस, मतलब वेल नाउन उसकी अलग अलग मीनिंग दी जाने लगी, ठीक हो। जब एनिशियंट टाइम था तो यहाँ पे क्या होता था, जैसे हम लोग जहाँ वैदिक काल में कास्ट सिस्टम पे बहुत ज़्यादा क्या देखते हैं, तंज थोड़ा कम था, मतलब ज़्यादा उन लोगों को परेशान नहीं किया जाता था, सबके काम क्या थे, अलग अलग बटे हुए थे। जैसे कबीर क्या बोलते हैं, कबीर के बारे में बोला जाता है कि कबीर ने कास्ट सिस्टम का कहीं ना कहीं क्या किया, नहीं तुलसीदास के जी के इनके में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने कास्ट सिस्टम का समर्थन किया। तो वो कहते हैं कि कास्ट सिस्टम इसलिए ज़रूरी है कि सबका काम बटा हो, सब लोग को पता है कि मेरा काम क्यों मुझे करना चाहिए। जैसे कि अगर ब्राह्मण है तो उनको पता है कि पूजा करनी है, जितने भी धर्म संबंधित काम है वो करना है, क्षत्रिय को पता है कि रक्षा करनी है, शूद्र को पता है कि जो भी कार्य है आसपास के, है ना, कहीं से कुछ सामान लाना है, कुछ करना है तो पता है, वैश्य को पता है कि मुझे साफ सफाई करनी है। तो ये जो डिवाइडेड था, पहले के जो काम क्या था, डिवाइडेड था, ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग कॉलोनियल टाइम्स में एनिशियंट हो गया, कॉलोनियल टाइम्स में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाती है, जाति प्रथा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती, मतलब उत्तर वैदिक काल में कहीं ना कहीं हमको बहुत ज़्यादा जाति प्रथा का प्रभाव देखने को मिलने लगता है। देखते हैं कॉलोनियल टाइम्स, ठीक है ना। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स बिगिन बाय ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स
60 ऑफ कास्ट इन अ रिपोर्ट टू लर्न, ठीक है ना। देखो ये जो क्या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के समझते हैं हम लोग कि यहाँ कॉलोनियल सिस्टम, इन्होंने क्या किया, जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या कोशिश की, उन्होंने कोशिश की कि हम क्या करें, पहले कास्ट सिस्टम को समझ जाए कि कास्ट सिस्टम आखिर है क्या, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स 16 कास्ट इन द रिपोर्ट लर्न, उन्होंने क्या किया, कम से कम 60 साथियों की क्या कास्ट सिस्टम की रिपोर्ट तैयार की, उसको समझा। नाउ द करेंट ऑफ द कंट्री इफिशिएंटली एग्जाम्पल मैथमेटिकली एंड इंटेंसिव सर्विसेज रिपोर्ट्स ऑन द कस्टम्स एंड मैनर्स वेरियस ऑफ द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है ना। उन्होंने पूरी कास्टों के बारे में रिपोर्ट्स तैयार करी, उनकी इनकम के बारे में जाना, उनके रिसोर्स बारे में जाने की, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, इनके मतलब कि बिहेवियर के बारे में जानने की कोशिश की, क्योंकि उसके पीछे कारण था कि ब्रिटिशर्स को क्या करना था, लंबे समय तक के इंडियन जो सोसाइटी थी उसके ऊपर कहीं ना कहीं राज करना था, ठीक है। आगे देखते हैं। फर्स्ट बिगिन, जो सबसे पहले जो शुरुआत होती है 1860 से। द सेंसस बिकम द रेगुलर 10 ईयर्स, 1860 से जो हमने क्या किया, सेंसस मतलब जाति की गणना शुरू की, जनगणना शुरू की, ठीक है ना, किसने, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा पीछे थोड़ा डीप में चले जाते हैं। देखो 1857 की क्रांति होती है, ठीक है। 1857 की क्रांति का मेन कारण क्या थे, चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस किससे बने थे, जो सुअर होती है ना, तो सॉरी एक वर्ड था इंग्लिश का भूल गया वो, तो वो जो होती है उसके जो कारतूस बने हुए थे उनको चबाने के लिए मजबूर किया गया। अब हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि हम लोग इन सब चीज़ों का क्या करेंगे, दूर करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, ये धर्म की बात आई, धर्म पे कहीं ना कहीं उनकी आ जाए, धर्म पे आ जाए तो कहीं ना कहीं उनकी जातियों पे भी कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ा। तो लोग क्या हो गए, बहुत ज़्यादा मतलब कि विद्रोहित हो गए, क्रोधित हो गए, और उन्होंने क्या किया, क्रांति कर दी। अब क्रांति करने के बाद में ब्रिटिशर्स को समझ में आया कि भाई सबको हम छेड़ेंगे लेकिन इनके धर्म से रिलेटेड चीज़ें या जाति से रिलेटेड चीज़ों को हम लोग, या इनसे त्यौहार जो भी इनके फेस्टिवल्स होते हैं उनसे चीज़ें हम लोग बिल्कुल दूर रहेंगे, हम बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे उनके बीच में उंगली डालने की, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 1860 से सेंसस बिकम रेगुलर 10 ईयर, 10 साल रेगुलर मतलब एक्सरसाइज की कंडक्ट बाय द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट 1881, ठीक है ना। 1881 से उन्होंने लगातार जनगणना की शुरुआत की, और हमारे यहाँ जो भारत में होती सबसे पहले मतलब 1871 में एक बार प्रयास किया गया था, और 1881 में सबसे पहले क्या हुई, जनगणना हुई, ठीक है। The 1991 census under the direction of the Harvard Whistling, ठीक है ना, हार्स, ठीक है, was the particularly importance of the South to collected information of the social hierarchy caste, ठीक है ना। देखो सबसे पहले जो जातिगत हमारे यहाँ जनगणना होती है, मतलब जनगणना मतलब वहाँ जो कलेक्ट किया गया इनका डाटा वो 1900 में किया गया, ठीक है ना। किसने किया भैया, वो किया था हार्वर्ड हार्सले ने, ठीक है ना। सेकेंडली द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, उन्होंने थर्ड क्या पार्ट क्या शुरू किया, रेवेन्यू सेटलमेंट करा, एंड रिलेटेड द अरेंजमेंट एंड लॉज सर्वे टू द गिवन लीगल रिकॉग्नाइजेशन द कस्टमनी कास्ट ऑफ द बेस्ट राइट ऑफ द अप्रिसिएट्स, ठीक है। उसके बाद में अपार्ट फ्रॉम द हिज वेलफेयर ऑफ डाउन ट्रोडन कास्टेट्स गवर्नमेंट एंड इंडियन एक्ट 1935, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 आता है, जहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, वाज द पास्ट विच गिव द लीगल रिकॉग्नाइजेशन द लिस्ट ऑफ द शेड्यूल एंड कास्ट एंड ट्राइब्स मार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई देता है, यहाँ दिखाई देता है हम उन्होंने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया कि ट्राइब्स क्या होगी, मतलब कि शेड्यूल कास्ट क्या होगी और ट्राइब क्या होगी, यहाँ पे कास्ट था ना, कास्ट था, एंड हाउ द सोशल ट्रीटमेंट बाय द कास्ट बाय द स्टेट ऑफ दिस, हाउ द टर्म्स ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट केम इनटू बिगिन। और यहाँ से क्या होता है, एसटी और एससी जो वर्ड्स थे वो कहीं ना कहीं 1935 के एक्ट से आते हैं, ठीक है। तो हमने क्या समझा यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। कॉलोनियल टाइम्स में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले जाति प्रथा को समझने की कोशिश की। 1860 में उन्होंने मतलब सेंसस लाते हैं और रेगुलरली 1881 से वो स्टार्ट हो जाता है। 1901 में क्या होता है, 1901 में ये होता है कि जो हार्वर्ड रिजल्ट होते हैं वो पहले जाति का आधारित आंकड़े मतलब सेंसस से उनको लेके आते हैं, उनको समझने की कोशिश। उसके बाद में रेवेन्यू सेटलमेंट वो लोग करवाते हैं, अरेंजमेंट करवाते हैं। उसके बाद 1935 का एक्ट आता है और वहाँ पर कहीं ना कहीं शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट का जो
नामांकन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हो गया आपका कॉलोनियल टाइम्स। ठीक है, आगे देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, हमको कास्ट समाज को समझना है कि वहाँ पे क्या क्या हुआ था। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ था ये देखते हैं। देखो, in the independence parades caused the concentration in the invisible played role in the mass mobilization and nationalist movement। ठीक है ना, तो जो मास मोबिलाइजेशन होता था उसमें जो पहले नेशनल मूवमेंट्स हुए तो कहीं ना कहीं जैसे अंबेडकर हो गए, ज्योतिबा फुले हो गए, ठीक है ना, उसके बाद में राजा राम मोहन राय हो गए, कहीं ना कहीं दयानंद सरस्वती हो गए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अपने आप पहले से प्रयास करते हुए आ रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि सोसाइटी में जो जाति प्रथा के नाम पर जो अंधाधुंध चीज़ें चल रही है कहीं ना कहीं उसको रोका जाए। लेकिन हम पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता की बात पढ़ रहे हैं तो हमको स्वतंत्रता के पहले थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है ना, बाय द अपर कास्ट प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स हैज द बेल बाय द मेंबर ऑफ द लोअर कास्ट सच एज महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर। वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत में जहाँ इन लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और उन्होंने प्रयास किया, वहीं महात्मा गांधी से ख़त्म कर देना चाहते थे। ठीक है ना, किसे, कास्ट सिस्टम को। नारायण गुरु हैज़ द लोथीदास एंड प्रेयर रामाश्वन निक्कर द साउथ बुद्ध महात्मा एंड गांधी एंड बाबा साहेब अम्बेडकर बिगिन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटेस्ट अगेन हंटी एंड 1920। जो बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी इन्होंने 1920 में अपनी तरफ से प्रयास किया कि इसको मतलब कि इनका बिल्कुल विरोध किया जाए और जातीय प्रथा को कहीं ना कहीं से ख़त्म किया जाए। ठीक है, लेकिन जब हम 1947 के बाद आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि हम क्या करेंगे, जो कास्ट सिस्टम है उसको ख़त्म करेंगे और सबको क्या करेंगे, इकोनॉमिक रूप से इक्वल करेंगे। लेकिन जो इकोनॉमिक अनइक्वालिटी है वो क्यों रही और जाति क्यों ख़त्म नहीं हुई, हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है ना, यहाँ लिखा है इकोनॉमिक अनइक्वालिटी जो आज बनी हुई है, लेकिन हमारी कोशिश थी कि हम आर्थिक रूप से सबको संपन्न करें, सबको इक्वल करें। देखो, आरक्षण जो आया था कहीं ना कहीं, आरक्षण क्या शुरुआत से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था क्या, नहीं था। उसके लिए कोशिशें की गई थी क्या, नहीं की गई थी। लेकिन हमने आर्टिकल 15 में लिखा था कि जो स्टेट्स है वो अपनी तरफ से जो भी कमज़ोर वर्ग है उसको प्रगति पे लाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में लेकिन जो हमारे जो पॉलिटिकल्स मेंबर्स थे और जो बड़े ताकतवर जो लोग थे, कहीं ना कहीं उनकी वजह से जो दबा कुचला वर्ग है वो ऊपर नहीं आ सका। ठीक, कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति हमको कमज़ोर दिखाई देती है, जिसके कारण कि जो कास्ट सिस्टम है कहीं ना कहीं ऊपर नहीं आ पाया। ठीक है ना, उसके बाद में था द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ नहीं हो पाई सही से, है ना, जैसे स्कूलों का बनना समय पर, ठीक है ना, हॉस्पिटल्स का बनना, ठीक है, उसके बाद में रोड्स का बनना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो पाया था। इसलिए कहीं ना कहीं वो आज भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आधुनिकरण हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ, उद्योग धंधे आए, इंडस्ट्री खोली, तो कहीं ना कहीं अब हमको ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम दिखाई देता है कि लोग एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, चाय स्टॉल्स हो गई, होटल्स हो गई, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। अब इस टाइप से कोई ना कहीं जाति भेदभाव नहीं दिखाई देता। जैसे कि आर्टिकल नंबर 17 जो अस्पृश्यता को ख़त्म करता है, वो बोलता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, जैसे कुआं या स्कूल हो गई या कॉलेजेस हो गए या कोई सरकारी संस्था हो गई, अगर किसी प्रकार का भेदभाव होता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, उसके बाद में सिंस 1980 हैव द आल्सो इन द इमरजेंसी एग्जाम्पलिसिटी कॉज्ड बाय द पॉलिटिकली पार्टीज। देखो, जैसे फिर 1980 में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे हमको कहीं ना कहीं जाति के आधार पर लोग वोट मांगते हैं और कहीं ना कहीं वो उसको अपना आधार बना लेते हैं, और आज भी है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद में क्या, बहुजन समाज पार्टी हो गई, उसके बाद में लोक दल हो गया, है ना, लोकमत दल हो गया। तो ये क्या करते हैं, कास्ट के नाम पर कहीं ना कहीं आज भी क्या मांगते हैं, वोट मांगते हैं। आज भी विद्वान है। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे, छोटे छोटे जैसे पंचायत के चुनाव होते हैं, वहाँ पे हमको ये दिखाई देती है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, एनिशियंट पीरियड पढ़ा, कॉलोनियल पीरियड पढ़ा, पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ा। यहाँ हमारा कास्ट सिस्टम खत्म होता है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जजमानी सिस्टम था उसको पढ़ेंगे, कास्ट सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स है उसको पढ़ेंगे और किस टाइप से सुधार हुआ है हम उसको पढ़ेंगे, और कास्ट सिस्टम पे जो बेस्ट क्वेश्चन
यूपीएससी ने पूछा है हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।